नमस्कार, मैं बरखा पली स्वागत करती हूँ आपका आपकी पसंदीदा सीरीज स्पॉटलाइट मिशन 2047 में। ये सीरीज यूपी के विकास का एक रियलिटी चेक है। यूपी सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यूपी के विकास कार्य को आप तक पहुंचाया जाए और पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई जाए। यूपी सरकार मिशन 2047 को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है, क्योंकि विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी के जिले बिजनौर से, जहां आपका खुद का ब्रांड बनाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। मतलब 1 लाख से ऊपर ही इनकम हो जाती है और मेरा परिवार भी अच्छे से रह रहा है। मतलब किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मुझे भी, ना ही मेरे परिवार को, ना ही मेरे बच्चों को। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम लखनऊ तक भी जाएंगे। कैसे प्रसाद मोदी जी से भी हमारा सम्मानित प्राप्त हुआ। इन चेहरों ने होठों पर ये हंसी बहुत मुश्किल से सजोई है। इन हाथों ने ये हुनर तकदीर से लड़कर कमाई है। दिल में ये आत्मविश्वास मुद्दतों बाद आई। अपने कार्य को समय से पूरा करना और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर किसी को सीखना है तो नारी शक्ति से सीख। आज ये चेहरे देश की आधी आबादी के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बने हैं। ये सबूत है कि महिला सशक्तिकरण के वादे जब जमीन पर उतरकर महिलाओं के लिए पंख बनते हैं तो नारी शक्ति के हौसले की उड़ान के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाता है। इन सारी तस्वीरों में एक साझा नाम दिख रहा है, विदुर। ये कोई मल्टीनेशनल ब्रांड नहीं है। ये विदुर ब्रांड बिजनौर की चंद महिलाओं के खून पसीने से सींची सफलता की साझी फसल है। विदुर का नाम महाभारत में आता है। महाभारत काल में विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और धर्म के सबसे बड़े पालकों में से एक माने जाते थे। महाभारत युद्ध के बाद विदुर ने बिजनौर में ही धर्म तपस्या की थी। अब ये महिलाएं इसी बिजनौर में कर्म तपस्या कर रही हैं। बिजनौर का ये विदुर ब्रांड अब जिले की चौहद्दी पार कर देश भर में अपना नाम कमा रही है। बिजनौर की महिलाओं के स्वावलंबन का प्रतीक बने इस विदुर ब्रांड को इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी ने भी सराहा है। सीएम योगी ने भी विदुर ब्रांड को प्रदेश में महिला स्वावलंबन का प्रतीक माना है। बिजनौर के महिला सहायता समूहों के बनाए उत्पाद को विदुर ब्रांड के तहत बढ़ावा दिया जाता है। विदुर ब्रांड यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। ये ब्रांड बिजनौर की करीब 3 लाख महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। विदुर ब्रांड का सालाना कारोबार 5 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इस ब्रांड से बिजनौर की करीब 23,000 महिला सहायता समूह जुड़े हैं। हमारा जो विदुर ब्रांड है उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं से बनाती हैं। 2 से 2.5 लाख महिलाएं हमारी समूह में जुड़ी हुई हैं और लगभग 150 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं विदुर के नाम से। विदुर के नाम से विदुर प्रोडक्ट्स का कैफे, विदुर प्रोडक्ट्स की ही दुकान, जिसमें रोज की हमारी रोजमर्रा की चीजें जो है वो हम लोग खरीद सकते हैं। ये हम लोगों ने जनपद में खोलने स्टार्ट किए हैं और इनसे हमारी ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं। और जो मिशन शक्ति का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमारी महिलाएं, हमारी नारियां जो है सशक्त हो, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना कि हौसले को भी मंजिल तक पहुंचने के लिए मदद का एक हाथ जरूरी होता है। यूपी के बिजनौर में इन महिलाओं के साथ यही हुआ। विदुर ब्रांड से जुड़ी सभी महिलाएं पहले घर ही संभालती थीं। आर्थिक स्थिरता नहीं थी और बच्चों के भविष्य को लेकर सवालिया निशान लगा हुआ था। इस समूह से जुड़ने से पहले हम बस घर में रहते थे और अपना घर का कार्य करते थे। और देखो, एक ही कमाई में तो भला है नहीं है, पति कमाते थे, हमारे इतना खर्च नहीं हो पाता था हमसे। जिंदगी मुश्किल में ही कटती अगर इन महिलाओं ने खुद अपने दम पर कुछ करने की ना ठानी होती। ये घर से निकली तो यूपी सरकार ने कदम कदम पर इनका साथ दिया। महज कुछ ही समय में न सिर्फ ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनी, बल्कि अपने परिवार में खुशहाली का कारण भी बनी। 3-4 हजार रुपए मिलते, अपना परिवार नहीं चलेगा। फिर मैंने सोचा कि हम कोई अपना एक बिजनेस करें मसालों का। मेरे मन में विचार आया मसालों का। फिर मैंने अपने परिवार में, अपने पूरी फैमिली में मालूम किया कि हम एक मसालों का
यूनिट लगाए। उससे मुझे ब्लॉक के द्वारा बहुत सपोर्ट मिला। मैंने अपनी मशीनें मंगाई यहाँ से गाजियाबाद से मसालों की। फिर मेरा लोन भी करवाया जिले की तरफ से, NRM विभाग से। वो मेरा CLF से मुझे 9 लाख का लोन मिला। पहले 2-3 हजार रुपए मुझे महीने मिलते थे बैंक से कि मैं। उसके बाद जो हमारे समूह में 12 दीदी, मैंने उनसे कहा कि हम अपने समूह के नाम से मसालों का काम करें, महादेव स्वयं सहायता समूह। हमारे समूह की दीदी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। उसमें जो हमारे समूह की 12 दीदी हैं, वे भी हमारे साथ सहयोग करती हैं मसाले बनवाने में। और जो पैकिंग होती है, हमारे कहीं से ऑर्डर आता है, वे मसालों की पैकिंग भी कराती है। मशीन हमारे खुद अपने घर पे लगी हुई है। फिर धीरे धीरे जब मैंने मशीन लगाई, उसमें हमारे 3-4 हजार रुपए की महीने की इनकम हुई। अब हमारे 2-3 महीने में कम से कम 1-1.5 लाख की सप्लाई होती है। उसमें मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगा कि हमारा आर्थिक सुधार भी हुआ। बिजनौर में जब सफलताओं ने इन महिलाओं के कदम चूमा, तो घर घर से, गांव-गांव से निकलने लगी स्वावलंबन की लहर। बिजनौर के नजीराबाद के गांव धनौरा की विपिन देवी अपने इलाके की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। महज कुछ साल पहले शुरू किए उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप ने शुरुआत तो पापड़ और अचार से की थी, लेकिन अब ये काफिला ई-स्कूटी और ई-रिक्शा तक पहुंच गया है। विपिन देवी ने करीब 5 साल पहले सूरज सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया। शुरुआत में 5 महिलाओं को ग्रुप से जोड़ा और पापड़ अचार बनाने का काम शुरू किया। 2 साल पहले वीडियो में देखा कि ई-स्कूटी के पार्ट्स खरीदकर इन्हें जोड़कर कोई भी अपने ब्रांड के नाम से बेच सकता है। विपिन देवी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ई-स्कूटी का प्रस्ताव भेजा तो मंजूर हो गया। मिशन से 10 लाख की सहायता मिली और IIT मुंबई के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग भी। पहला शोरूम बिजनौर में जून 2024 में खुला। जून 2025 तक 30 ई-स्कूटी बिकी है। अभी रिक्शा भी मार्केट में आने को तैयार है। ग्रुप की सभी 12 महिलाएं अब 50 से 70 हजार रुपए महीने की आमदनी हासिल कर रही हैं। बिजनौर जिला अब अपनी पहचान बदल रहा है। कभी यूपी के पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन सरकार के साथ और इन महिलाओं के हौसले ने बिजनौर को स्वावलंबन की एक नई पहचान दी है। तो स्पॉटलाइट में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ। वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। तो ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट में आपका फिर से स्वागत है। तो देखा आपने कि किस प्रकार बिजनौर की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब इस विकास की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार 1997 में इटावा से अलग होकर बना जिला औरैया विकास की नई मिसाल बन रहा है। यूपी के दक्षिण पश्चिम में महज 2054 वर्ग किलोमीटर में फैला एकोंकता अपनी ही चाल में लहलाता जिला 1997 में इटावा से अलग हुआ औरैया अनमना अनसुना सा अपनी पहचान की तलाश में था। 2017 तक औरैया अपने छोटे इतिहास में चुनी हुई सरकारों से अपेक्षा और उपेक्षा के बीच ही झूलता रहा। साल 1997 में इटावा से अलग होकर औरैया नया जिला बना। 2008 में यूपी की मायावती सरकार ने UPSIDS के जरिए लखनपुर समेत 5 गांवों की 314 एकड़ जमीन अधिकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। उस समय 250 करोड़ रुपए की लागत से 285 एकड़ में उद्योग लगने थे। साल 2012 में अखिलेश यादव सरकार ने अधिकृत जमीन पर प्लास्टिक सिटी बनाने की घोषणा की, लेकिन योजना लटकी ही रही। गेल में नेचुरल गैस से जो प्लास्टिक मिनरल्स बनते हैं, उसके लिए बदल में गेल के बदल में प्लास्टिक सिटी की परिकल्पना की गई थी, जिसमें 300 प्लाट औद्योगिक प्लाट किए गए हैं। यूपी सीधा द्वारा 150 लोगों के प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं और वहाँ लोगों ने काम भी शुरू कर दिए हैं।
साल 2017 में यूपी में योगी सरकार आई और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य में सीएम योगी ने औरैया को शामिल किया और उसके विकास के 2 दशक पुराने सपने को साकार करना शुरू किया। 14 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम के इस ऐलान के बाद औरैया के सपनों को पंख लगने भी शुरू हुए। जो काम करीब 2 दशक से सिर्फ फाइलों में धूल खा रहा था, वो अब साकार होता भी दिखने लगा। प्लास्टिक सिटी का औरैया का सपना 2017 के बाद साकार होना शुरू हुआ। योगी सरकार ने 2018 में इस पर तेजी से काम करना शुरू किया। प्लास्टिक सिटी में अब करीब 20 औद्योगिक इकाइयां खड़ी हो गई हैं। नवंबर से 6 इंडस्ट्री काम करना शुरू भी कर देंगी। नवंबर में स्टील फैब्रिकेशन और फार्मा क्राफ्ट इकाइयां शुरू हो जाएंगी। इससे 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कोशिश है जो युवा हैं वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। उसी के आधार पे हम लोग एग्रो मतलब जो बिजनेस है या पीओज हैं उनको मिला के काम कार्य कर रहे हैं, जो कि कुछ पीओज बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने नए नए नवाचारों के माध्यम से उन्होंने अपनी आय को वृद्धि की। उपेक्षा जब अपेक्षा में बदलती है तो तरक्की के नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। सीएम योगी ने सिर्फ औरैया के दिव्यापुर के प्लास्टिक सिटी पर ही काम करना नहीं शुरू किया, बल्कि कृषि, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास के हर पैमाने पर औरैया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की। औरैया में अनेक ऐसे कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं जो औरैया को एक नए विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य करेगा और खास तौर पर यहाँ पर 250 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर के मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर कार्य पूरा हुआ है। तो साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने, आप सोचे औरैया जनपद बन गया लेकिन यहाँ की पुलिस लाइन ही नहीं बनी, तो हम लोगों ने 272 करोड़ रुपए यहाँ की रिजर्व पुलिस लाइन के लिए भी उपलब्ध करवाए हैं, जिस पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगली बार आएंगे तो रिजर्व पुलिस लाइन जो योगी सरकार की ओडीओपी योजना का लाभ बड़े पैमाने पर औरैया को मिला, क्योंकि औरैया का देसी घी की महक अब इस योजना से पूरी दुनिया में पहुंच रही है। औरैया में करीब 2 लाख डेयरी किसान हैं। औरैया के देसी घी को ओडीओपी में शामिल किया गया। करीब 3000 परिवार ओडीओपी योजना के सीधे लाभार्थी हैं। पशुपालन से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हुई है। जनपद की ओडीओपी मुख्य रूप से घी है और घी का उत्पादन घी की पुरानी मंडी औरैया में थी। इसे फिर से जीवंत किया गया है और करीब 3000 लोगों को इस ओडीओपी में घी के निर्माण में प्रशिक्षित किया गया है और लगभग अब तक 25 करोड़ रुपया ओडीओपी के अंतर्गत सरकार की तरफ से उनको सहायता मिली है। औरैया में विकास कैसे हर लेयर पर हो रहा है, इसको समझने के लिए आपको औरैया को अलग अलग खंडों में देखना और समझना होगा। औरैया जिले में करीब 841 गांव शामिल हैं। जिले की करीब 80% आबादी गांव में रहती है। कृषि और पशुपालन औरैया का मुख्य व्यवसाय है। औरैया कृषि प्रधान क्षेत्र है और ज्यादा आबादी किसान निर्भर है। मेन करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन है। मुख्य फसलें गेहूँ, धान, बाजरा, मूंगफली, इसके अलावा लहसुन और आलू की खेती होती है। 1997 में जब औरैया जिला बना तो बस चौहद्दी खींच दी गई। जिला नया बना लेकिन बदहाली की पुरानी कहानी चलती रही। रोटी, कपड़े और मकान तीनों की जद्दोजहद औरैया के आम आदमी के जीवन में चलती रही, लेकिन 2017 के बाद औरैया की सूरत भी बदलनी शुरू हुई और किस्मत भी। जनपद औरैया में हर घर नल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें अब तक हम लोगों ने 60% से अधिक अपने प्रोग्रेस अचीव कर लिए हैं और
कनेक्शन में अगर देखें तो कनेक्शन में हम लोग करीब 95% से ऊपर कनेक्शन लोगों को दे दिए हैं। कुछ परियोजनाएं जो हमारी अभी ऑनगोइंग है, अगले 2 से 3 महीने में सभी परियोजनाएं पूर्ण होंगी और हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक हम 100% घरों तक नल से जल पहुंचाएंगे। औरैया के कायाकल्प के लिए योगी सरकार ने किसानों और नौजवानों दोनों को ध्यान में रखकर विकास का ब्लूप्रिंट बनाया। ODOP में औरैया के देसी घी को शामिल करने के बाद सीएम योगी ने एक और अभूतपूर्व काम किया, जिससे औरैया के किसानों को बड़ा फायदा हुआ। यूपी में पहली बार किसानों से सरकार MSP पर मक्का खरीदने जा रही है। 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक यूपी सरकार मक्का खरीदेगी। मक्का के लिए MSP 2,225 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है और यह जिले में 14,604 हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है और यह में 1 एकड़ में 35 से 40 टन मक्के की उपज होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे, यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ये कैश क्रॉप है किसानों का। आपने देखा होगा प्रति हेक्टेयर एक किसान 2.5 लाख रुपए की आमदनी कर रहा है। यानी प्रति एकड़ अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए की इनकम एक किसान को हो रही है और ये अब एक नहीं 3 फसल बो सकता है। आलू की फसल के बाद मकई की, मकई के बाद धान की। बहनों और भाइयों, यही है कौशलता, यही है कौशल। अन्नदाता किसान अपने पुरुषार्थ से देश की समृद्धि में कैसे सहायक हो रहा है, उसका ये नमूना है और उसी नमूने के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए मैं औरैया जनपद में विशेष रूप से आया हूं। मक्के की फसल से न सिर्फ जिले के किसानों को एकत्रित फसल मिली, बल्कि उसके साथ समृद्धि का एक पूरा का पूरा समीकरण भी जुड़ गया है। औरैया के जिस इलाके को बीहड़ कहकर उसे खेती लायक नहीं माना जाता था, अब सरकार की प्रोत्साहन से वहां पर समृद्धि की फसल लहलहा रही है। पिछले सालों में मक्के की अच्छी फसल किसानों ने पैदा की और MSP में मक्के की खरीद और मूंगफली की खरीद भी सरकार ने शुरू की। इससे किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। सीएम योगी खुद मानते हैं कि किसी भी इलाके की विकास यात्रा की पहली सीढ़ी शिक्षा है। यूपी जब बीमारू राज्य था, तब इसका एक बड़ा कारण शिक्षा भी था। सीएम योगी ने 2017 में आने के बाद पूरे यूपी में शिक्षा की नई अलख जगाई, तो औरैया भी रोशनी से नहा उठा। शिक्षा के कायाकल्प के लिए 3 स्तरों पर काम हुआ। हम लोगों ने प्राथमिक स्कूलों में जनपद में पिछले 1 वर्ष में कुछ नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में किया है, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहले कायाकल्प के बाद कायाकल्प प्लस और कायाकल्प प्लस प्लस के माध्यम से उन्हें वहाँ मूलभूत सुविधाओं को अपग्रेड करना, इसके साथ ही साथ उनका कैरिकुलम बनाना, टीचर्स की ट्रेनिंग करना और बेसिक हमारा एम्फेसिस था कि बच्चों की उपस्थिति 100% हो और लर्निंग आउटकम बढ़े। इसके लिए 50 विद्यालय प्रथम चरण में लिए गए थे, 70 विद्यालय द्वितीय चरण में लिए गए। कुल 120 विद्यालयों में अब तक हम लोगों ने मिशन ज्योतिर्गमय चलाया है। समृद्धि का एक रास्ता स्वास्थ्य से भी होकर जाता है। 1997 में औरैया नया जिला बना, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिले के लोगों को आसपास या फिर राजधानी लखनऊ ही आना पड़ता था। योगी सरकार ने साल 2024 में औरैया को अपने मेडिकल कॉलेज का तोहफा भी दिया। भाइयों बहनों, औरैया जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी अनुकंपा से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज औरैया जनपद का ये सपना भी साकार हो रहा है।
मेडिकल कॉलेज बनने से पहले ही योगी सरकार ने औरैया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और योजनाओं के जरिए काफी सुधार कर दिया था। एक समय औरैया में शिशु मृत्यु दर परेशानी का सबब था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हम लोगों ने आरोग्यम के माध्यम से हर न्याय पंचायत में शिविर लगाए हैं और ग्रास रूट पे काम करने की स्थिति ऐसी हुई कि महिला और शिशु मृत्यु दर यहाँ जो भारत सरकार की जो आंकड़े हैं, भारत सरकार के जो मानक हैं, उससे भी बेहतर है। हमारा अगर बालिकाओं के बारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो काम किया है हम लोगों ने, वर्तमान में जो सेक्स रेशियो 1021 के करीब है, तो आप देख सकते हैं कि जनपद में बेटियों के लिए काफ़ी कार्य किया गया है। पीएम मोदी का मिशन है कि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना और उसी से प्रेरणा लेकर सीएम योगी ने भी विकसित यूपी अभियान की शुरुआत की है। औरैया जैसे जिले में विकास की जो गंगोत्री निकली है, उससे ये उम्मीद बेमानी नहीं है कि यूपी समय से पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लेगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। अब स्पॉटलाइट में आगे बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां का संविधान पार्क यूपी की पहचान ही नहीं बन रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को संविधान की सीख भी दे रहा है। देखिए डीडी यूपी की इस खास रिपोर्ट में। तो देखिए मुरादाबाद की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल रही है। उसका जो संविधान पार्क है वो कहीं ना कहीं यूपी की पहचान तो बनी रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञान दे रहा है संविधान के बारे में। किस तरह से मुरादाबाद यूपी की शान बन रहा है और विकास की राह में, यूपी के विकास की राह में एक अहम भूमिका निभा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। तो देखिए मुरादाबाद कहीं ना कहीं यूपी के लिए एक बड़ा जो जिला है वो बनकर उभर रहा है। उसका जो संविधान पार्क है वो युवाओं को संविधान की सीख दे रहा है। कहीं ना कहीं आजकल के युवाओं को संविधान की जो ज्ञान है उसकी कमी हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो पार्क है वो लोगों को इस बात से रूबरू करवा रहा है और कहीं ना कहीं विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए हमारा लक्ष्य भी है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, और भारत तभी विकसित होगा जब यूपी देश के हर राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। मुरादाबाद भी उसी कदम पर अग्रसर हो रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं को संविधान की जो अहम कड़ी होती है उसको बता रहा है, उसका ज्ञान दे रहा है। कहीं ना कहीं जो संविधान पार्क मुरादाबाद में बना है वो लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा है। किस तरह से मुरादाबाद का जो संविधान पार्क है वो लोगों के लिए ज्ञान का अवसर तो बनी रहा है, लेकिन यूपी की भी जो तस्वीर है वो बदल रहा है। क्योंकि देखिए 2017 के पहले तक यूपी की छवि कुछ और थी, लेकिन योगी सरकार आने के बाद से ही यूपी की तस्वीर भी बदल रही है। कई जो अहम योजनाएं हैं वो यूपी में आ रही है। बेहतर सड़क, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी यूपी आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में मुरादाबाद भी आगे है। तो देखिए हरदोई भी यूपी की राह में आगे बढ़ रहा है। वहां पर जो चलती फिरती लाइब्रेरी है वो किस तरह से लोगों को ज्ञान का एक स्रोत बनकर उभर रही है और यूपी की विकास की राह पे कैसे आगे बढ़ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है उत्तर प्रदेश के हरदोई में चलती फिरती लाइब्रेरी, जो दूर दराज गांव के लोगों तक घर घर तक किताबें पहुंचाने का काम कर रही है। दरअसल हरदोई के मल्लावा विकास खंड के बांसा गांव निवासी जतिन ललित कम्युनिटी लाइब्रेरी चलाते हैं। यह लाइब्रेरी उन्होंने कोरोना काल में 2020 में उस समय शुरू की थी जब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। दिसंबर 2020 में कोरोना की वजह से वे गांव आ गए। यहाँ राम दरबार मंदिर परिसर में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अनुमति लेकर हॉल बनवाया। इसमें 50 से 60 किताबें रखकर कम्युनिटी लाइब्रेरी की शुरुआत की।
पहले उन्होंने गांव के ही उन युवकों से पुस्तकें ली जो कंपटीशन क्लियर कर चुके थे। फिर 26 गांवों में पुस्तक दान प्राप्त करने का अभियान चलाया। आज उनकी ये मुहिम सिर्फ हरदोई नहीं बल्कि पूरे देश में जानी जा रही है। मैं 2021 से लाइब्रेरी आ रहा हूँ। घर पे पहले जो है बहुत ही शोर शराबा रहता था, पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, बुक्स भी जो है इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब यहाँ लाइब्रेरी आके जो है बुक्स भी बहुत सारी मतलब जो बुक चाहिए वो यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे साइलेंस भी काफ़ी रहती है, जिससे हमें पढ़ने में जो है कंफर्टेबल और मतलब ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है। जैसे मैं क्लास 10 में पढ़ता था तब से यहाँ जुड़ा हूँ। और जैसे नॉवेल किताबें हो गई और जो सिलेबस की किताबें हो गई उनको पढ़ता था। और अभी मैं करंट टाइम में मैं तैयारी कर रहा हूँ CDS की और अग्निवीर की, दोनों की तैयारी करता हूँ और इधर आता हूँ। लाइब्रेरी में हरदोई के अलावा दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद समेत देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने पुस्तकें दान की। लोग कुरियर के जरिए यहाँ पुस्तकें भेजते हैं। इस लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सहित अन्य तमाम विषयों की पुस्तकें मौजूद हैं। अब यहाँ प्रतिदिन गांव के युवा से लेकर बुजुर्ग तक आकर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। इस लाइब्रेरी का संचालन भी बच्चों की एक स्टडी काउंसिल के माध्यम से होता है। उसी के माध्यम से किताबों को पढ़ने के लिए जारी करने से लेकर जमा करने का काम भी किया जाता है। बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी में 6000 से अधिक किताबें इस समय हैं, जिसमें छोटे बच्चों के लिए कहानी की किताब, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं, वयस्कों के लिए नॉवल हैं, उपन्यास हैं और 2300 से अधिक लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं। और जैसा मैंने बताया औसतन एक महीने में 250 से अधिक किताबें इशू की जाती हैं। जतिन बताते हैं कि उनकी लाइब्रेरी में 400 से अधिक बच्चे सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जिनमें से 100 ने विभिन्न परीक्षाओं में सफलता भी हासिल की है। आज जतिन की मेहनत और लगन से इस गांव में शिक्षा के स्तर में एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे आके नॉवेल वगैरह पढ़ता था, मुझे नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है और एग्जाम की भी प्रिपरेशन करता था। उसके बाद मुझे सबसे शांत माहौल लाइब्रेरी में लगा। मैं शाम को आके 2-4 घंटे यहाँ पे बैठ के पढ़ता हूँ और गेम्स वगैरह भी खेल लेता हूँ, इससे माइंड थोड़ा सही रहता है। और मैं अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताता हूँ कि लाइब्रेरी आओ, वहाँ का माहौल बढ़िया रहता है। वो लोग पैसे खर्च करके प्राइवेट लाइब्रेरी जाते हैं तो यहाँ पे वो सारी सुविधाएं फ्री यहाँ पे आ सकते हैं। वर्तमान समय में उनकी इस लाइब्रेरी में टॉय लाइब्रेरी भी है और बच्चों के साथ ही बुजुर्गों के लिए भी पुस्तकें मौजूद हैं। कम्युनिटी लाइब्रेरी के साथ ही इस चलती फिरती लाइब्रेरी से अब सिर्फ बांसा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी लोगों को सहूलियत मिल सकेगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लगातार विकास की राह में आगे बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या फिर बेहतर सड़कें क्यों ना हो, यूपी लगातार अपनी विकास की राह में आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब यूपी विकसित होगा तभी हम देश को विकास की राह में आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारा लक्ष्य है 2047 तक देश को विकसित बनाने का। तो उसमें आपको और हमें मिलकर इस पहल में आगे बढ़ना होगा। देखिए, 2017 के बाद से ही अगर हम देखें तो यूपी की जो पूरी तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बदलकर और बेहतर उभर कर सामने आई है। तो अगर हमें अपने देश को विकसित बनाना है 2047 तक, तो हमें और आपको मिलकर विकास की राह में आगे बढ़ना होगा। तो देखिए, स्पॉटलाइट मिशन 2047 में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे ही विकास की कहानियां यूपी की हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।